आप लोगों ने कभी न कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि गवर्नमेंट दिन रात नोट छापकर हमारे देश से गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती। डॉलर की वैल्यू दिन प्रतिदिन बढ़ती क्यों जा रही है। आज $1 हमारे वहाँ के 88 रुपये के बराबर है। ऐसा क्यों है और ये सब डिसाइड कौन करता है और हम इन सब चीज़ों को मानते क्यों हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आज यूएस के डॉलर को विश्व के सभी देशों ने ग्लोबल करेंसी माना क्यों है। तो आज हम इन सभी सवालों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पैसे की वैल्यू होती क्यों है। समझो, आपके पास एक पुरानी घड़ी है और आप उसे बेचना चाहते हो। मान लो आपने उसका प्राइस 50 रुपये रखा, लेकिन उसको लेने वाले 500 लोग हैं, तो आप क्या करोगे। बेशक सी बात है, आप अपनी घड़ी का प्राइस बढ़ाओगे और उसे तब तक बढ़ाते रहोगे जब तक उन 500 में से केवल एक लेने के लिए तैयार ना हो जाए। सेम यही चीज़ हमारे मार्केट में होती है। किसी भी चीज़ का प्राइस डिमांड और सप्लाई से फिक्स होता है, चाहे वो फल हो, चाहे सब्जियां हो, कार हो, पेट्रोल हो, जो कुछ भी हो, सभी का प्राइस डिमांड और सप्लाई के साथ साथ एडजस्ट होता रहता है। चलो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारे नोट छाप दे तो होगा क्या। अगर हमारी सरकार एकदम से बहुत सारे नोट छाप दे और लोगों में बांट दे, तो जो लोग पहले से अमीर हैं उनके पास और पैसा हो जाएगा और जो लोग गरीब थे उनके पास भी पैसा हो जाएगा। यानी कि पूरी मार्केट में चारों तरफ पैसा ही पैसा हो जाएगा। लेकिन जो मार्केट में गुड्स और सर्विसेज हैं वो तो सेम उतनी ही रहेंगी, बस उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इन सामानों को बनाने वाले हैं, वो लोग अपने सामान का प्राइस बढ़ा देंगे क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत है और लोगों को ज़रूरत है किसी भी चीज़ की। अब देखो, ये जो पेन है, ये पेन 10 रुपये का मिलता है। मैं गया दुकान पे लेने, अब उसके पास सिर्फ एक ही पेन बचा हुआ है और उसी सेम टाइम पर एक दूसरा बंदा आता है कि हाँ पेन लेने के लिए। लेकिन एक चीज़ में है कि वो इससे पहले 5 रुपये वाला पेन यूज़ करता था, लेकिन अब उसके पास पैसे बहुत हैं तो वो भी यही चाहेगा कि मैं महंगा पेन यूज़ करूँ। तो वो ये देखेगा कि सिर्फ दुकान में एक पेन है और मुझे ये लेना है, तो वो दुकानदार से बोलेगा कि ये पेन मुझे दे दो, मैं इसके 50 रुपये दे दूँगा। लेकिन अब सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं पहले से यूज़ करता था, मेरे पास 10 रुपये का बजट पहले से ही था और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो मैं उस दुकानदार से कहूँगा आप ये पेन मुझे ही दो, मैं इसके 100 रुपये दूंगा। तो वो दुकानदार ये पेन मुझे दे देगा। देखो, ये वैसे 10 रुपये का पेन था और इसे मैंने 100 रुपये में ख़रीदा और मुझे पहले 10 रुपये में ख़रीदने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और आज मुझे 100 रुपये में खरीदने पर कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत हैं। अब जो ये पूरी सिचुएशन बनी, अब इसी पूरी सिचुएशन को ही इन्फ्लेशन कहते हैं, मुद्रास्फीति। सेम यही चीज़ 2008 में जिम्बाब्वे की सरकार यही करती है कि वो एक साथ बहुत सारे नोट छाप देती है और लोगों को बांट देती है। लेकिन इसका इतना गलत इफेक्ट पड़ा वहाँ पे कि एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, अब सोचो, एक ब्रेड का पैकेट लेने के लिए लोग बोरी भर के पैसे ले जाते थे। और जब बच्चों को अगर टॉफ़ी वॉफ़ी लेना होता ना, तो वो बच्चे टॉफ़ी इस तरह से लेने जाते थे। यानी कि इसका मतलब साफ है कि मार्केट में नोट ज़्यादा होने से गरीबी नहीं कम होगी, सिर्फ महंगाई बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। किसी भी देश की वास्तविक ग्रोथ तो तब होगी जब वहाँ का प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा, वहाँ की सर्विसेज बढ़ेंगी और वहाँ की रिसोर्सेज बढ़ेंगे। सिर्फ नोटों के बढ़ने से वहाँ से गरीबी नहीं खत्म होने वाली। चलो अब हम ये समझते हैं कि पैसे की रियल मीनिंग क्या है। अब ये समझो, अब आपको कोई पैसा तभी देता है जब आप उसे वैल्यू देते हो। आपको सैलरी तभी मिलती है जब आप वहाँ पे काम करते हो किसी भी कंपनी में। और कोई दुकानदार आपसे पैसे तभी लेगा जब वो आपको सामान देगा। मतलब मनी इज इक्वल टू वैल्यू। पुराने ज़माने में लोग गेहूं और चने से ट्रेड करते थे। फिर गोल्ड पॉपुलर हुआ क्योंकि गोल्ड जल्दी ख़राब भी नहीं होता था और उसे रखने में आसानी भी होती थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि गोल्ड को कैरी करना बहुत ही इनकन्वीनियंट था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप गोल्ड हमारे पास रख दो और मैं आपको एक रिसिप्ट जारी करूंगा। और वही रिसिप्ट आज की डेट में नोट है या रुपया है। आज के जो 100, 200, 500 के नोट है ना, वो एक्चुअल में एक प्रॉमिस नोट है। इसीलिए इन पर लिखा भी होता है कि मैं धारक को 100 रुपये या 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ और नीचे गवर्नर का साइन भी होता है।
ये जैसे कि 100 की नोट है ना, इस पर लिखा होता है मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, और नीचे गवर्नर के साइन भी हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, जब सरकार अपना ये प्रॉमिस वापस ले लेती है तब ये नोट सिर्फ कागज़ रह जाता है, एक कचरे के समान हो जाता है। सेम यही चीज़ हुई थी 8 नवंबर 2016 में, जब सरकार ने 500 और 1000 के नोट का डीमोनेटाइजेशन किया था। तो चलो अब हम लोग ये समझते हैं कि जो ये यूएस का डॉलर है, इसे सभी देशों ने ग्लोबल करेंसी क्यों माना, इसके पीछे क्या रीज़न है। देखो, सभी देशों की अपनी अलग अलग करेंसी है, लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम सबके सामने ये आई कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे हो, क्योंकि जो इंडिया का रुपया है वो यूएस में वैलिड नहीं है, और जो यूएस का डॉलर है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। जो रसिया है वो ये चाहता है कि हमारा पेमेंट रूबल में हो, और जो चीन है ये चाहता है कि हमारा पेमेंट युआन में हो। लेकिन एक चीज़ है, तो सभी का ट्रस्ट गोल्ड पे था, लेकिन गोल्ड को फिजिकली भेजना बहुत ही मुश्किल था। तब सभी देशों ने बैठकर एक डिसीजन लिया कि हम अपनी अपनी करेंसी का गोल्ड के साथ जो वैल्यू है उसकी फिक्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंडिया ने बोला 1 ग्राम गोल्ड हमारे वहाँ 10 रुपये के बराबर होगा, और यूएस ने बोला कि 1 ग्राम गोल्ड हमारे वहाँ $2 के बराबर होगा। तो ऑटोमेटिकली ही $1 5 रुपये का हो गया। इसका मतलब उस टाइम जब इंडिया यूएस के साथ ट्रेड करता तो दोनों को विश्वास था कि कभी भी हमारी करेंसी गोल्ड में कन्वर्ट हो सकती है, और ये सिस्टम बहुत ही समय तक चलता रहा। लेकिन फिर ये गोल्ड स्टैंडर्ड टूटा क्यों? तो इसके पीछे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है। जो पहला जो वर्ल्ड वार हुए दोनों, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, इसमें दुनिया के दूसरे देशों ने यूएस से इतने ज़्यादा वेपन्स खरीदे कि पूरी दुनिया का लगभग 80% गोल्ड यूएस के पास आ गया, और जो यूएस है वो किंग ऑफ गोल्ड बन गया। अब सभी देशों के पास तो गोल्ड बचा नहीं था, इसलिए वो अपने नोट भी नहीं छाप सकते थे, और पूरी दुनिया का ट्रेड बंद हो गया। इस चीज़ का दूसरा सबसे बड़ा कारण 1944 का ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बना। इस कॉन्फ्रेंस में सभी देशों ने ये डिसाइड किया कि हमारे पास गोल्ड नहीं तो क्या हुआ, हम लोग यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। तो इसी टाइम पर यूएस ने यह डिसाइड किया, 1 आउंस गोल्ड के लिए आप मुझे $35 देंगे, और जो डॉलर लेकर आएगा उसे हम गोल्ड दे देंगे। इस तरह पूरी दुनिया को डॉलर को एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम यूएस के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड था, वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल थी। इस तरह से यूएस डॉलर वर्ल्ड ट्रेड का बॉस बन गया। अब टाइम आता है 1971 का। इसमें यूएस और वियतनाम का युद्ध होता है। इस युद्ध में यूएस ने इतने ज़्यादा डॉलर बांट दिए कि उसके डॉलर गोल्ड की तुलना में ज़्यादा हो गए, और फ्रांस ने भी अपनी नेवी से भेजकर गोल्ड मंगवा लिया, और सभी बाकी देश लाइन में लगे थे कि हाँ हमको गोल्ड मिले। तो इस टाइम वहाँ के जो प्रेसिडेंट्स हैं निक्सन, उन्होंने ये कहा कि आज से हम गोल्ड को डॉलर में नहीं चेंज करेंगे। प्रेसिडेंट के इस स्टेटमेंट से पूरी दुनिया शॉक्ड थी, क्योंकि सभी के पास डॉलर रिजर्व था, इसलिए मजबूरी में सभी देशों को डॉलर यूज करना पड़ा, और इसी तरह डॉलर परमानेंट ग्लोबल करेंसी बन गया। चलो अब लास्ट में ये समझते हैं कि डॉलर की वैल्यू इतनी बढ़ती क्यों जा रही है, और इतनी ज़्यादा है क्यों आखिरकार। तो इसका सिंपल सा जवाब है डिमांड और सप्लाई। क्योंकि जिस देश की इकोनॉमी सबसे बढ़िया होगी, जहाँ के सर्विसेज, जहाँ के प्रोडक्ट्स सबसे स्ट्रांग होंगे, वहाँ की करेंसी सभी को चाहिए होगी। आज यूएस की इकोनॉमी सबसे बड़ी है, वहाँ की मिलिट्री बहुत ही एडवांस है, वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है, और यूएस सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, इसलिए डॉलर की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए आज का $1 हमारे वहाँ के 88 रुपये के लगभग बराबर है। एक चीज़ समझो, रुपया कमज़ोर नहीं है, बस डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और रुपये की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि पैसे की वैल्यू ट्रस्ट से होती है, करेंसी डिमांड से स्ट्रांग होती है, और ज़्यादा नोट छापने से गरीबी नहीं कम होगी बल्कि महंगाई बढ़ेगी।